हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैड पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। बिना समय गवाए बढ़ते हैं 23 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्लैड यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच चल रहा है। आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस में कुछ आ रहा हो तो इग्नोर करना है यार, एक बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से हो रहा है। तो क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच चल रहा है, जिसमें कि वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, 7 बुक्स एट योर डोर स्टेप, एवरीथिंग जो आपको चाहिए। रिवॉल्यूशन है क्लैट प्रिपरेशन के अंदर। ओनली 21,999 का ये कोर्स है। इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा विजेता बैच है, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो फॉर जस्ट 30K। इसके बाद अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए, मॉक्स चाहिए, तो आप हमारा क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स ले सकते हैं, जिसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये हमारा क्लैट पीजी का, एनएलसेट का, लॉ ऑप्शनल का, जुडिशरी पॉइंट बाय क्लैट पॉइंट। आप अगर इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल इनकी हमारे ऐप पे या फिर जो हमारे और भी चैनल्स हैं जिसका आपको होम पेज पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके इनकी डिटेल ले सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो एक आर्टिकल जो है सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे। ग्रेट निकोबार में अभी एक काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि क्या हो रहा है। तो वो कल देखो द हिंदू में इस पर आर्टिकल आया था, बट उसमें सारी चीज़ें थी नहीं। आज इंडियन एक्सप्रेस और भी जो आपके न्यूज़पेपर हैं, बिजनेस लाइन, वहाँ पे भी इस पर आर्टिकल्स निकले हैं। तो सब कंबाइन करके हम डिस्कस करते हैं। ऑल्दो मेन चीज़ें जो यहाँ पे एडिटोरियल्स ने कल जो पॉइंट्स रखे थे उसको लेते हुए क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो देखेंगे। सबसे पहले जानो कि कंटेक्स्ट क्या है, हुआ क्या है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको MOEFCC जो हम शॉर्ट में बोलते हैं, उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट जो कि 70,000 करोड़ का है उसको हरी झंडी दे दी है, जो कि कहाँ बनेगा, साउदर्न टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसमें नीति आयोग जो है ना वो पायलट करने वाली है इस प्रोजेक्ट को, और ये देखा जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब थोड़ा सा ना पहले मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये अंडमान आइलैंड वाला पोर्शन है, ये निकोबार आइलैंड वाला पोर्शन है, और निकोबार आइलैंड में भी ये कुछ इस पॉइंट पे बन रहा है, साउदर्न ईस्टर्न जो टिप है। तो ये यहाँ पे, ये देखो ये जो लोकेशन आपको दिख रही होगी, ये जो मैंने सर्कल किया है रेड के पॉइंट पे, तो ऐसे लोकेशन आपसे कहीं पूछेगा नहीं, बट हाँ अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको अगर उसका लोकेशन पता होगा तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं मामला क्या है। मामला ये है कि देखिए राइटर जो हैं जिन्होंने कल एडिटोरियल लिखा था वो ये कह रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इस जगह पे सही नहीं है। क्यों नहीं है उस पर हम बात करेंगे। सरकार का ये कहना है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड किया जा रहा है, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी ये थोड़ा सा आपके फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। पहला, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने वाला है 14.2 MTEU। M मतलब मिलियन होता है एंड TEU का यार 10 ऐसे करके कुछ है, यूनिट है, ये आप चेक कर लेना एक बार गूगल करके। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा 14 MTEU कार्गो कैपेसिटी का। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, एक ये टर्म भी समझ लो। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है कि जहां पे एक जगह से सामान आए और वहां से दूसरी जगह पे भेज दिया जाए। जैसे कि मान लो वहां पे सामान आ रहा है, फिर वहां से श्रीलंका भेज दे रहे हैं, वहां से अफगानिस्तान भेज दे रहे हैं, ईरान भेज दे रहे हैं, तो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है। इसके बाद एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, जिसमें 4000 पैसेंजर पीक आवर्स पे मतलब कैपेसिटी होगी झेलने की। 450 मिलियन वोल्ट एम्पियर गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनेगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल टाउनशिप ऑफ अबाउट 160 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बनेगी। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये आपका कितने का है, 70,000 करोड़ का, और इसको जो है हरी झंडी मिल गई है। पहले देखो बात ये हो रही थी, ये देखना जो मैं आपको बोला था ना पोर्ट बनाने की, तो गैलिथिया बे पे बनाने की बात हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है, टाउनशिप एरिया कहाँ डेवलप हो रहा है, वो 3rd पॉइंट पे है। पावर प्लांट कहाँ पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका वो इधर कहीं बन रहा है। अब देखो बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ना फिलहाल इतने सारे लोग ना इस एरिया में रहते हैं। दूसरा कि यहाँ पे ना देखो कोरल लीफ भी हैं और आसपास समुद्र है जहाँ पे काफ़ी सारे आपके मछलियाँ हैं और इस तरीके के और भी जीव जंतु हैं। तो उन सबको काफ़ी इसका रिपरकशन सहना पड़ सकता है। राइटर ने इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं
जो कि हम देखने की कोशिश करते हैं। राइटर ने सबसे पहली चीज तो बोली है कि यार ये जो गवर्नमेंट ने हरी झंडी दी है ना, ये बहुत फास्ट दे दी, मतलब बहुत स्पीडली ये चीजें कर दी गई। इसमें इतना ज्यादा आपने समय भी नहीं लगाया। आपने एक रिपोर्ट बनाई, आपने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने हाँ कहा कि ठीक है, तो आपने आगे बढ़ा दिया। थोड़ा समय लेना था, थोड़ा सोचना था, थोड़ा डिस्कशन करना था, तो ये सब भी नहीं किया गया। इसके बाद देखो ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे देखो मिलियन जो पेड़ पौधे हैं, ऑफकोर्स जंगल वाला एरिया है, तो वो काटे जाएंगे। इसके अलावा कोरल रीफ जो हैं वो काटी जाएंगी, हटाई जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट है इन्होंने कुछ बनाया नहीं था, इसके पीछे पैनल की इसकी स्टडी करी जाए, तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिसका ये काम था कि वो देखे कि क्या सीन है। पर उन्होंने जो है एक ड्राफ्ट सामने रखा और कुछ दिन बाद इसको क्विक अप्रूवल दे दिया गया। जो मैंने आपको बोला कि सरकार ने जल्दी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। थोड़ा सा ग्रेट निकोबार के बारे में जानते हैं, जो राइटर ने पॉइंट रखे थे कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो है ना करीबन 8000 के आसपास की पॉपुलेशन है, और ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा लोग माइग्रेट करेंगे, जो कि आप ऐसे समझ लो कि किसी ट्रेन के डब्बे की कैपेसिटी है 500 लोगों की। अब उसमें अगर 2000 लोग, 4000 लोग, 5000 लोग एक डब्बे में घुसने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा उस डब्बे की हालत। तो वो वाली चीज़ है। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट होगा, जो आपकी कोरल रीफ्स हैं और भी जो पेड़ पौधे हैं ये सारे वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। सिर्फ यही नहीं, आपके ग्रेट निकोबार एरिया में ना काफ़ी सारी ट्राइब्स रहती हैं, जैसे कि 2 प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, निकोबरीज एंड शॉम्पेन। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनका क्या होगा, ये तो आज की डेट में उन जंगलों में रहती हैं, बट यहाँ पे जब जंगलों को काट के कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाएगा, और जो भी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है बना दिया जाएगा, तब इन ट्राइब्स का क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे। देखिए जो ये कमेटी थी ना इसके लिए बनी थी, इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर हम यहाँ से फॉरेस्ट काट रहे हैं तो हम जो है एमपी और हरियाणा में और फॉरेस्ट उगा सकते हैं। सरकार को ये बोला कि कंपनसेट करते हैं एमपी एंड हरियाणा में फॉरेस्ट लगा के। तो जो राइटर थे जिन्होंने कल एडिटोरियल लिखा था, कल का मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल उसमें इतने पॉइंट्स थे नहीं, फिर आज मैंने और भी न्यूज़पेपर से पॉइंट्स इकट्ठा करके यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स राइटर ने उस दिन बोले थे, कल बोले थे एडिटोरियल में, वो भी हम देख रहे हैं। तो कंपनसेटरी फॉरेस्ट एमपी एंड हरियाणा में जो लगाने की बोली जा रही है, तो इस पे राइटर ने बोला कि भाई इससे कैसे आप बैलेंस करोगे। भाई निकोबार आइलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, एमपी हरियाणा कहाँ है, तो वहाँ पेड़ लगा के नीचे का एरिया कैसे सही होगा, तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद देखो इस कमिटी ने ये भी बोला कि कोरल लीफ को है ना डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम उसको ट्रांसलोकेट कर देंगे। अब ये ट्रांसलोकेट करना क्या होता है, देखो जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं ना, कोरल और एल्गी ऐसे ही साथ में रहते हैं। कोरल क्या होता है, देखो ये जो ऐसे आपने पेड़ पौधे, छोटे छोटे तालाब, समुद्र की जरूरत नहीं है, अगर आपने तालाब भी आपके आसपास कभी देखा होगा या फिर कहीं पे फिश जो मछली पालन होता है वहाँ देखा होगा, तो वहाँ पे आपको कोरल एंड एल्गी दोनों चीज़ देखने को मिलती है। तो कोरल देखो कुछ इस तरीके का होता है, और एल्गी आपने देखा होगा पानी के पास ऐसे ब्लू ब्लू करके जमा हो जाती है। और ये दोनों जो है ना काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब कोरल को ट्रांसलोकेट किया जाएगा ना तो एल्गी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एल्गी की वजह से ये ऑक्सीजन लेने में इनको मदद मिलती है, तो फिर ये भी नष्ट हो जाएंगे। तो जो ये कमिटी ने बोला कि हम ट्रांसलोकेट कर सकते हैं कोरल को, वो भी पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ध्यान रखो एक कॉन्सेप्ट है ये साइंस का, मैंने सोचा कि आप लोगों को जब बता ही रहे हैं तो डिटेल में बता दें, तो इसलिए बता दिया है कि जो ट्रांसलोकेट करने को भी कह रहे हैं ना ये कमिटी वाले, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे तो कोरल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो क्या ही मतलब है। तो ये वाली चीजें हैं। इसके बाद देखो राइटर ने एक पॉइंट और रखा था अपने एडिटोरियल में कल कि यार ये जो एरिया है ना ये रिंग ऑफ फायर के भी पास में है। जो ग्रेट निकोबार एरिया है वो रिंग ऑफ फायर के पास में, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी 11th-12th में, अगर किसी के पास होगी, या 10th में, तो आई डोंट थिंक ज्योग्राफी में था, तो रिंग ऑफ फायर जो एरिया है ना यार ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल आपदाओं का अट्रैक्शन रहता है। और निकोबार जो है ना ये आपकी जगह भी इस रिंग ऑफ फायर ये होता है, ये जो निशान आप देख रहे हो ना इसी के पास में है, जिसके वजह से यहाँ पे भी चांसेस हैं कि आपदा आने की या कोई भी प्राकृतिक नुकसान होने की। तो राइटर ने बोला कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कल को नष्ट हो जाएगा, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। आपको मैं बता दूं 2004 में सुनामी आई थी निकोबार आइलैंड में, और रिंग ऑफ फायर के पास में है, तो नेचुरल आपदाएं आने के चांसेस हमेशा बने हुए रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल के ऊपर। इंडिया जापान एनुअल समिट अभी हुई थी,
ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में कवर है, तो इसको भी डिटेल में देखते हैं। इंडिया जापान का भी रिलेशन क्या चल रहा है वो देखते हैं, और एनुअल समिट में क्या पॉइंट्स निकल के आए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया जापान की एनुअल समिट हर साल होती है। कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं, मतलब जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हैं, कभी जापान के हेड भारत आते हैं। अभी क्या हुआ, जापान के हेड भारत में आए। 2006 से ये प्रोसेस हो रही है। कब से? 2006 से। अब अभी क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो है वो इस समिट के लिए जापान के हेड आए। देखिए, मेन जो ये दोनों समिट करने का रीज़न रखा गया था ना, वो रखा गया था कि इंडिया और जापान कैसे डेवलप कर सकें, कैसे इकोनॉमी टाइज बढ़ा सकें। लेकिन राइटर जो हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा था कल, मैंने वैसे इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है, तो इंडियन एक्सप्रेस में जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने बोला कि इस बार जो है ना, दोनों ही कंट्री के बीच में जो डिस्कशन का टॉपिक था ना, वो डेवलपमेंट इकोनॉमी लेवल पे नहीं था। वो ये था कि देखो, भारत जो है इस बार G20 का प्रेसिडेंट है, जापान जो है वो G7 का प्रेसिडेंट है। तो यही था कि क्या क्या बातचीत हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। देखो, जापान ने तो साफ कर दिया है कि भाई हम तो वेस्टर्न कंट्रीज से अलाइन करते हैं। किस मामले में? यूक्रेन वाले मामले में। लेकिन आपको पता है कि इंडिया जो है ना, वो रशिया के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं रहा है। इंडिया चाहता है कि हम जो है वो बैलेंस रखें दोनों कंट्रीज के बीच में। और दोनों कंट्रीज के बीच में ना, देखो, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज और अनाउंस करी है इस समिट के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या अनाउंस किया है? FOIP। FOIP क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जापान के प्राइम मिनिस्टर बोल के गए हैं कि हम $75 बिलियन का एड जो है वो प्रोवाइड करेंगे जो कंट्रीज आपकी इंडो पैसिफिक में आती है, और इसका नाम रखा है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये क्यों किया है? आप देख रहे हो ना कि चाइना जो है छोटी छोटी कंट्रीज को इंडो पैसिफिक में लोन देता है, फिर उनको डेट ट्रैप में फंसा देता है। तो कोई भी कंट्री डेट ट्रैप में ना फंसे, इसीलिए यहां पे जापान ने इस तरीके का एक पैकेज निकाला है, या फिर एक स्कीम की घोषणा करी है, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे और भी चीजें लेवल पे इन कंट्रीज की मदद करेंगे। जहां तक बात है रशिया एंड चाइना की, तो जापान ने इंडिया को सचेत किया है कि इन दोनों की प्रॉब्लम जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से किशिंदा जी हैं, वो ये भी बोले हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि जो जापान है वो तो भाई वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइन करता है, और इंडिया भी जल्द से जल्द रशिया को क्रिटिसाइज करे ऑन द मैटर ऑफ यूक्रेन। ऐसा नहीं है कि इंडिया जापान के रिलेशन बहुत अभी से सही हो रहे हैं, बहुत पहले से ही सही हैं। शिंजो आबे जी के समय से सही हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन यूपी की सरकार में भी थे। जापान हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ों में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि बुलेट ट्रेन। आपको पता है इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत में बांग्लादेश बुलेट ट्रेन के लिए जो भारत में इन्वेस्टमेंट आई है, टेक्नोलॉजी आई है, वो काफ़ी सारी कहाँ से आई है? जापान से आई है। जापान भारत की मदद कर रहा है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ भी जापान काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर चुका है। अभी देखो होने क्या वाला है, कुछ समय बाद G7 की स्पेशल इन्वाइटी की तरह मोदी जी जो हैं वो जाने वाले हैं कहाँ? जापान। और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो होने वाली है, उसमें जी जिनपिंग एंड पुतिन साहब से भारत मिलने वाला है। तो अब भारत को अपना जो बैलेंस है ना वो बना के रखना है, क्योंकि जापान जो है वो पूरा का पूरा वेस्टर्न कंट्री से अलाइन करता है, और इंडिया जो है वो बैलेंस रख रहा है क्योंकि वो रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे यही है कि भाई अब भारत आगे कैसे अपने आप को बैलेंस रख के चल सकता है। देखो आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हैं, कब आए हैं? जब जी जिनपिंग गए हैं रशिया, है ना। और दूसरा कि वो भारत आते से सीधे चले गए हैं यूक्रेन। मैंने आपको कल बताई थी न्यूज़ की, बूचा वाला जो जगह है, काइव में गए थे मीटिंग करने के लिए यूक्रेन के हेड से। तो कहने का मतलब है कि देख रहे हो आप ग्लोबल ऑर्डर कैसे चल रहा है। जापान तो खड़ा है यूक्रेन के साथ, इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा है। लेकिन देन कब तक ये चीज़ें चलेंगी, कैसे क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद एक शॉर्ट सी न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक के ना नए चीफ बन सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा 99% चांस है, अजय बंगा। अभी फॉर्मली नहीं हुआ है लेकिन हाँ ये बनेंगे, तो देख लेना। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। जुलाई 1944 में ये फाउंड हुआ था, वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसी। काम क्या करते हैं ये जो कंट्रीज़ हैं जो फंसे रहते हैं इकोनॉमिक ट्रैप में, उनकी मदद करते हैं, उनको लोन देते हैं, उनको फाइनेंस देते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। इसके बाद आज की द हिंदू में फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ थी कि कोविड-19 पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर, वॉन्स प्राइम मिनिस्टर
मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली है, अभी इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और जो भी स्टेप सरकारें उठा रही हैं, स्टेट गवर्नमेंटें उठा रही हैं, उसको वो कंटिन्यू उठाते रहें। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसमें देखो ये वाला जो आर्टिकल था ना निकोबार वाला, थोड़ा देख लेना, ये प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। इंडिया जापान का रिलेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, एज सच कुछ एग्जाम में कुछ उससे आना नहीं है, बाकी तो चीज़ें सिंपल ही थी। एंड ऑल्सो क्लाइड यूजी की तैयारी कर रहे हो तो बताया मैंने आपको, है ना। एक चीज़ और है यार, देर आर काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ कि कल आपका हिंदू का सेशन नहीं होगा, पर डोंट वरी अबाउट इट। अगर कल नहीं होगा तो जो डे बाय टुमारो होने वाला है उस दिन हम मर्ज करके सेशन को कंबाइन करके कर लेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।